इस बार जो पाकिस्तान में मारखोर की ट्रॉफी हंटिंग की जो लाइसेंस सेल आउट हुई है वो दैट इज 6 करोड़ प्लस। अच्छा। एक मारखोर हंट करने के लिए। तो वुल्व्स तो है बलूचिस्तान में। करंट पॉपुलेशन स्टेटस क्या है ये हम नहीं बता सकते। हाइना रिपोर्टेड है, लेपर्ड रिपोर्टेड है। हमारे आज के मेहमान ने बलूचिस्तान की ऊंची चट्टानों से लेकर साहिली इलाकों तक में जितनी भी जंगली हयात है उसको दुनिया में दिखाने के लिए बहुत काम किया। मयन खान को मैं 2 साल से तकरीबन जानता हूँ, इसलिए पहले इनके काम की वजह से और उसके बाद फिर जो है इनसे मुलाकात भी हुई और इनका काम मैंने खुद भी देखा। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे जो बहुत से जानवर जो हैं जंगली जानवर, उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ख़ास तौर पे जो हमारा कौमी जानवर जो है मारखोर, उस इन सब को सामने दुनिया में लाने के लिए मयन ने काफ़ी काम किया है। तो हमारी आज की महफिल जो है मयन खान के नाम पे। सबसे पहले तो खुशामदीद आपका और शुक्रिया आप यहाँ पे आए। आपसे पहले भी इस बारे में मुलाकात हुई और अभी रिसेंटली आप एक ऐसे वाक़े से भी गुजरे जहाँ पे आपने मारखोर आप वो आगे आप खुद भी बताएंगे, लेकिन उसमें आपको उनकी मुर्दा लाशें आपको नजर आई थी, जो कि आपके लिए भी एक अफसोसनाक एक इवेंट था। तो सबसे पहले उससे पहले भी हम जाएंगे कि आपका सफ़र ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ कैसे शुरू हुआ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का इस पॉडकास्ट पे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का सफर इस तरह शुरू हुआ कि हमारे यहाँ शिकार का बहुत ज्यादा कल्चर है। तो बचपन में हमारा उठना बैठना हंटर्स के साथ होता था। उनसे हम हंटिंग की स्टोरी सुनते थे और बाकी अपने बड़ों से सुनते थे कि हमारे इन पहाड़ों में मुख्तलिफ स्पीशीज हुआ करती थी। तो बचपन में आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो ये स्टोरीज सुन के। तो आहिस्ता आहिस्ता बचपन में शिकार का शौक पैदा हुआ और ये स्टोरी सुन के हम फैसिनेट होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े हुए तो थोड़ा वो शिकार का शौक था। फिर डॉक्यूमेंट्रीज देखते थे, पढ़ते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा हुआ तो जब डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी और मैगजीन्स हम देखते थे, बुक्स देखते थे। मेरे पास बचपन में एक बुक थी बिग 5 ऑफ अफ्रीका। तो उसमें अफ्रीका के जो बिग 5 है, राइनो है, एलिफेंट है, लाइन है, लेपर्ड था, एक और भी शायद उसमें था। तो वो मतलब बचपन में हम वो सुन के फैसिनेट होते थे। फिर ऐसा ऐसा जिस तरह हम सबको बचपन में कोई डिजिटल कैमरा हाथ लग जाता है, पिक्चर्स लेते हैं, तो एक पिक्चर ले ली, 2 ले ली, फिर किसी ने अप्रिशिएट कर लिया, तो उसका शौक था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ाई की फिर पता चला कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी कोई चीज़ होती है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में और बढ़ा। मैंने कहा ये जो हमारी स्पीशीज खत्म होती जा रही है, सो इट्स बेटर टू शूट देम विद अ कैमरा। तो हंटिंग को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हंटिंग खुद बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी लॉ एंड ऑर्डर और इसकी मैनेजमेंट वो जो है ना, वो अगर नहीं होगी तो फिर हंटिंग का बहुत बड़ा मसला होगा। हंटिंग ने एक जमाने में इंसान को सस्टेन किया है। अगर हम प्री हिस्टोरिक उसको देखें तो हंटिंग एक टाइम पे मजबूरी थी। तो हंटिंग जब प्लेजर बन गया, जब हंटिंग फन हो गया और जब हंटिंग ताल्लुकात बनाने का एक जरिया हो गया, तब जो है ना फिर नेचर को डैमेज होना शुरू हुआ। आपने जैसे कहा सस्टेन का, तो ये सस्टेन का लफ्ज़ मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी वो आपने खुद कहा, आप जब बड़े हो रहे थे तो आप अपने बुजुर्गों से सुनते थे हंटिंग के बारे में और सब जी। तो उसी हवाले से अगर आप अभी अपने बुजुर्गों से बात करें या वैसे आपका अपना क्या वो है कि उसमें उस वाली हंटिंग में और इस हंटिंग में फ़र्क है? क्योंकि एक तो जैसे हम लोग जब बचपन में हमने द जंगल बुक मशहूर थी, उसमें हम देखते थे कि वो शेर आ जाता तो वो उसके सारे गाँव वाले जो है उसके पीछे जागते थे। तो वो एक तो डिफेंस मैकेनिज्म है। एक है कि आप अपने उसके लिए कर रहे हो, आपको खाना है, आपको सस्टेन करना है अपने आप को, अपनी फैमिली को, उसके लिए। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि वो जाते हैं और वो माइग्रेटरी जो डक्स जो होती हैं वो पूरी अपनी गाड़ी की बड़ी जो जीप के सामने वो सारी की सारी 30 के 32, हालांकि इतनी वो खा नहीं सकते। तो आपको लगता है इसमें कुछ और एलिमेंट आ गए, कोई हमारी वो जो लालच है वो बढ़ गई है या उस टाइम की हंटिंग में और अब की हंटिंग में? जी जी, आपने वर्ड यूज किया ना सस्टेन। एक तो वो सस्टेन है कि आप हंटिंग करके अपने फैमिली को सस्टेन कर रहे हो, वो तो अलग चीज है, वो पहले होती थी। ये जो अभी टर्म यूज हो रहा है सस्टेनेबिलिटी, उसका मतलब ये कि हंटिंग अगर हो तो कंट्रोल हंटिंग हो, इतनी हो कि वो स्पीशी की पॉपुलेशन इफेक्ट ना हो, जिसके लिए दुनिया में ट्रॉफी हंटिंग इंट्रोड्यूस की गई। और ट्रॉफी हंटिंग का मकसद ये है कि आप हंट कर सकते हैं, यू हैव टू पे फॉर इट, आपको लाइसेंस मिलेगा, अच्छी खासी उसकी अमाउंट होती है। इस बार जो पाकिस्तान में मारखोर की ट्रॉफी हंटिंग की जो लाइसेंस सेल आउट हुई है वो दैट इज 6 करोड़ प्लस। अच्छा। एक मारखोर हंट करने के लिए। ये किस इलाके में? ये बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में, चित्राल में जो है वहाँ पे यहाँ वहाँ पे अस्तोर मारखोर है और यहाँ पे जो है ना किला सैफुल्लाह में पाया जाता है और तकतू माउंटेन में हमारा पाया जाता है सुलेमान मारखोर। तो इसकी लाइसेंस के लिए वो अमाउंट जो आती है दैट अमाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर कंजर्वेशन पर्पस। गार्ड्स वगैरह को फीस वगैरह मिलती है, कोई तालाब वगैरह बन जाता है।
तो वो कंट्रोल हंटिंग होती है। फिर उसमें जो है ना मार्कोर की कंजर्वेशन की जाती है और फिर हर कोई वहां पे शिकार नहीं कर सकता। फिर जो अमाउंट आती है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर कंजर्वेशन पर्पस। इसमें भी डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रॉफी हंटिंग भी नहीं होनी चाहिए। उनका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन हंटर जो कम्युनिटी है ना वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उन्होंने काफी सारी इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उन्होंने तो फिर खामखा शिकार करना है। मेरे ख्याल में चित्राल में 4 एक साल में अलाउड होते हैं मार्कोर का शिकार करना, और वो पैसे मतलब ये भी एक सवाल है कि क्या वो पैसे असल में कम्युनिटी को जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे, क्या उसमें असल में उनकी प्रिजर्वेशन में काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसके हवाले से आपका क्या हुआ है कि एक तो वो सारे जा रहे हैं या उसमें और भी कुछ हो रहा है, और फिर क्या इसका असल में मैंने ये भी सुना है कि वो सिर्फ एजेड जो मार्कोर होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के उसमें एज से निकल जाते हैं उनको अलाउड होता है। जी असल में हंटिंग का अपना एक सीजन होता है, दैट इज विंटर्स। अगर हम मार्कोर की हंटिंग की बात करें, वो स्टार्ट होता है नवंबर से लेके और फेब तक, तो दैट इज हंटिंग सीजन। और जो प्रोफेशनल हंटिंग की फील्ड में है उन्होंने कभी भी छोटा मार्कोर वो नहीं मारते, असल में उनको बड़े सींग चाहिए होते हैं हंटर को, ट्रॉफी। फिर हंटर ने उसको जो है ना टैक्सीडर्मिस्ट के पास बेच के उसको फिर वो स्टफ करके अपने ड्राइंग रूम में लगाना होता है। तो वो ये बिल्कुल ऐसा है, उनको बड़ा मार्कोर चाहिए होता है। और हंटिंग जो सीजन है वो विंटर्स है। और रही बात अमाउंट की, जो अमाउंट आती है, जो पहले जो था वो ये था कि 20% गवर्नमेंट के पास जाती थी और बाकी अमाउंट जाती थी कम्युनिटी के पास। अभी जो भी उस कम्युनिटी के जो एनजीओ बनी है उसका हेड है, वो उस अमाउंट को यूटिलाइज करता है कंजर्वेशन पर्पस के लिए। अभी वो कमेटी के अंदर से एक बंदा उठा के यस लेकिन वो अमाउंट ऑफ जो यूटिलाइज होती है उसमें फिर थोड़ा बहुत डिबेट है। कुछ लोगों के कंसर्न होते हैं, कुछ कम्युनिटी वाले कहते हैं कि हमें जो है ना फॉर ग्रांटेड लिया गया है, हमें वो नहीं मिला, कुछ कहते हैं कि हमें वो डिबेट है। लेकिन कंपैरेटिवली जो इलीगल हंटिंग बहुत ज्यादा होती है उससे तो ये वाली ट्रॉफी हंटिंग बहुत ज्यादा बेहतर है। क्लास एफला में भी ये प्रैक्टिस हो रहा है, लीगल हंटिंग है वहां पे जो है ना सुलेमान मार्कोर की कंजर्वेशन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें आइडियल सिचुएशन की, तो आइडियल सिचुएशन यहाँ पे तो कहीं नहीं है। अभी यही मार्कोर तकतु माउंटेन में भी पाया जाता है, सेम स्पीशीज सुलेमान मार्कोर, यहाँ पे लीगल ट्रॉफी हंटिंग कराई जा सकती है। लेकिन अभी तक एक भी लाइसेंस हंट यहाँ पे नहीं हुआ। और आप अगर थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे, अच्छा तो नहीं, एक क्लास सैफुल्ला में है लेकिन क्लास सैफुल्ला में है, यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे मतलब लाइसेंस मिलता है, यहाँ पे अभी तक लाइसेंस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वहाँ पे अपने इश्यूज हैं। मतलब कहने का मकसद ये कि यहाँ पे इलीगल हंटिंग बहुत ज्यादा हुई है तकतु माउंटेन में। अगर आप रिसर्च करें तो आपको पिछले 10-15 साल की काफी फुटेजेस और वीडियोस मिलेंगे मार्कोर जो हंट हुए। मैं उसमें आई थिंक फीमेल मार्कोर भी लोग कहते हैं कि हंट हुए, और जुवेनाइल मार्कोर, यंग मार्कोर भी हंट हुआ है, बड़ा मार्कोर भी हंट हुआ है। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक डैमेज है इस कम्युनिटी का। और वो जो ट्रॉफी का एस्पेक्ट जो इसमें है, वो तो फिर अगर आप फीमेल पे जा रहे हैं और वो जुवेनाइल पे जा रहे हैं तो ये तो एक लालच हो गई। यस बिल्कुल। मतलब आपके ये मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि उसमें आप एजेड को इसलिए जाते क्योंकि वो एक ट्रॉफी के लिए वो एक अच्छा स्पेसिमेन होता है, लेकिन जब आप उससे आगे जा रहे हैं तो फिर तो वो लालच में ही आ जाता है। बिल्कुल ऐसा है। असल में फिर मैं कहता हूँ ना कि मैं और आप या फिर कभी हंटिंग पे एक पूरा पॉडकास्ट होना चाहिए कि उसकी थीम ही खाली हंटिंग हो, फिर हंटिंग को जरा स्टडी किया जाए। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हंटर हंट करता क्यों है, तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। बिकॉज एक तो जिस टाइम आप वो ट्रिगर प्रेस करते हो ना, उस टाइम आपके अंदर वो जो एड्रेनलिन होता है, बहुत खुशी होती है आपको। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि दैट इज उसमें खाली एक बंदी को खुशी मिल रही होती है जो हंट करता है। लेकिन जब आप फोटोग्राफी की तरफ आते हो, आप जो भी फुटेज लेते हो या पिक्चर लेते हो, उसको आप भी इंजॉय करते हो और कोई भी इसको इंजॉय कर सकता है। और हंटिंग मैं समझता ना, ये हंटिंग पे इन डेप्थ एक स्टडी जब हो, एक पॉडकास्ट हो, फिर हम हंटर से पूछिए। अभी हंटिंग में मैंने कहा ना, हंटिंग अगर सस्टेनेबल हो फिर कोई मसला नहीं। आपको पता है यूरोप में कभी कभार जब एक स्पीशी की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, बाकायदा गवर्नमेंट कहती है कि इस स्पीशी की हंटिंग शुरू करो, ये ज्यादा होगी। फिर वहां पे जो कंजर्वेशन कम्युनिटी है वो फिर कहती है कि नहीं, गवर्नमेंट को ये वापस ये फैसला लेना चाहिए। तो यूरोप में वो तो अभी वहां तक पहुंच गए कि खुद कहते हैं कि हंट करो, और एक कम्युनिटी कहती है कि वो वहां तक पहुंच गए। तो हम तो अभी तक इस फील्ड में बहुत पीछे। इसमें भी आपने यूरोप की मिसाल दी, लेकिन वहाँ पे तो एक पूरा सिस्टम मौजूद है वहाँ पे। बल्कि मैं काफ़ी चार्ट्स देखता हूँ जिसमें वो बताते हैं कि वुल्फ्स जो है अभी यहाँ पे हैं, तभी वहाँ पे जाएंगे, उनका पैटर्न क्या है, वो होंगे कहाँ पे। तो उसके हवाले से ये मुझे एक लास्ट तो कंफर्म है कि हमारे पास वो इतना नहीं है, लेकिन क्या है आपको जो आपके अपने जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको क्या नजर आया कि हम किस जगह पे मौजूद है? क्या हमें मालूम होता है नंबर्स कहाँ पे पहुंच गए हैं, किधर हैं? और उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WWF, इनका क्या रोल है? जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, अभी तक काफी चीजें अननोन है।
खासकर जो प्रेडिएटर्स है, आपने वुल्फ की बात की ना, मेरा पर्सनल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जो प्रेडेटरी स्पीशीज है। वुल्फ की करंट पॉपुलेशन स्टेटस अननोन है बलूचिस्तान में, बिकॉज प्रेडेटर्स पे काम ना होने के बराबर है। और वैसे भी प्रेडेटर्स को एक दुश्मन समझा जाता है, बिकॉज वो लाइफ स्टॉक पे अटैक करते हैं, फिर उनको मारा जाता है। तो वुल्व्स तो है बलूचिस्तान में, करंट पॉपुलेशन स्टेटस क्या है ये हम नहीं बता सकते। एक मतलब एक एशिया का कोई स्पेसिफिक फिगर होगा, स्पेसिफिक तो नहीं होगा, एक एस्टिमेट होगा कि इंडियन वुल्फ फॉर सपोज उसकी क्या पॉपुलेशन है, लेकिन हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे कि यहाँ पे टैगिंग हो, देखा जाए कि स्पीशी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो वो तो जब रिसर्च होगी फिर हमें पता चलेगा कि हमारे इकोसिस्टम को कितना डैमेज हुआ है। आपने कभी शायद पढ़ा होगा येलोस्टोन नेशनल पार्क का, बिल्कुल, जो यूएस में है। बिल्कुल। तो वो तो काफी मशहूर किस्सा है कि वहां पे वुल्फ की पॉपुलेशन खत्म हो गई, तो उससे वहां पे जो पूरा इकोसिस्टम है वो इफेक्ट हुआ। फिर उन्होंने कनाडा से कहीं पकड़ के वुल्फ वापस येलोस्टोन नेशनल पार्क में रिलीज किए, उसी स्पीशी वही स्पीशी के। तो रिलीज किए वहां पे पैक्स जब वापस आए, कोई डॉक्यूमेंट्री है, मैं फिर आपको लिंक भेजूंगा, आप उसको देखें कि वुल्फ की री इंट्रोडक्शन के बाद वो नेशनल पार्क बहुत इफेक्ट हुआ, वहाँ इवन वहाँ का फॉरेस्ट इफेक्ट हुआ। तो वहां पे तो ये वो किस्सा है। तो यहाँ पे अभी तक स्पीशी री इंट्रोडक्शन बहुत दूर की बात है। तो वुल्फ रिपोर्टेड है यहाँ पे, हाइना रिपोर्टेड है, लेपर्ड रिपोर्टेड है। लेपर्ड तो बहुत ही मतलब रेयर है बलूचिस्तान में। मतलब पहले तो वैसे भी हमारे पहाड़ बड़े बड़े, इसमें नजर आना मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ पे अभी आबादी बढ़ गई है, तो और लेपर्ड की टेरिटरी भी बहुत ज्यादा होती है उसकी। लेकिन अभी करंट रिसेंटली मारे गए थे कहीं किसी एरिया में, दोनों जफराबाद में थे या कहाँ पे, या डेरा बुगटी के आसपास थे, तो वहाँ पे लेपर्ड मारा गया था। यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान की ज़ियारत और तकत्तु यहाँ से भी रिपोर्टेड है। तो गवर्नमेंट का ये मतलब इसमें लैग हम कहाँ कर रहे हैं? एक तो वही है, अगर हमने कुछ चीज़ रीइंट्रोड्यूस करनी है तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो है कितनी। वो मालूम करने के लिए जो है वो कौन सी एंटिटीज़ हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, या फिर वो गवर्नमेंट इदारे जो हैं जिनका ये काम है उस तरह से। और उसके अलावा जो है अब हम बलूचिस्तान की ज़्यादा बात करें तो कि यहाँ पे आप कि अपने उसमें एक्सपीरियंस में क्या काम हो चुका है इस तरह से। कोस्ट पे हम बाद में आएंगे क्योंकि कोस्टल एक तो वो अलग से एक वो चल, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन कोयटा के इर्द गिर्द के इलाके, इनमें क्या काम हो चुका है इसमें? बलूचिस्तान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट मौजूद है, उनके अपने एम्प्लॉयज हैं। इशू जो है वो एक इशू ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम होना चाहिए, कि कैपेसिटी हमारे पास इतनी है नहीं लोगों की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, जिस तरह मैं और आप अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं, जनरल पब्लिक में वाइल्ड लाइफ के लिए कंसर्न लाते हैं। एक तो आम पब्लिक में भी अवेयरनेस की कमी है। एंड थिर्डली ये कि पॉलिसीज वगैरह सब मौजूद है, एक्ट्स लॉज तो काफी सब चीजें मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी वो है। आप खुद लॉ की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो पेनल्टी नहीं मिलती। जो समरी ये कि पेनल्टी, जब एनीवन हु वायोलेट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट्स, जब तक उनको पेनल्टी नहीं होगी तो तब तक ये कंट्रोल आना मुश्किल है। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज में देखें, इंडिया और ईरान में, आप कभी उनके वाइल्ड लाइफ देखें तो दे हैव डन वे मच बेटर देन अस। तो ईरान की और इंडिया की आप कौन सी मिसाल है आपके सामने जो कि वहां पे आप अभी भी जीप सफारी में जाके लेपर्ड की पिक्चर ले सकते हैं, टाइगर की पिक्चर ले सकते हैं, मतलब वो जबरदस्त। और वहां पे काफी स्टोरीज हैं कि वहां पे हंटर्स को काफी टफ टाइम दिया गया है। और कंपैरेटिवली आप ईरान को देख लें, आप ईरान के कभी इंस्टाग्राम पे देखे उनके जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, वहां पे उन्होंने उनका टेरेन भी हमारे तरह टेरेन है, ये ज़ियारत की तरह टेरेन है। हाँ, तो 19-20 फर्क तो होगा, लेकिन वहां पे उड़ियाल की बड़े बड़े हर्ड्स की पिक्चर्स हैं, लेपर्ड्स के हैं, तो बहुत जबरदस्त वहां पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में ग्लोबली बहुत आइकॉनिक स्पीशीज पाई जाती है। सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जो कंजर्वेशन जो है ना वो थोड़ा सा लैग करता है। तो ये अभी ईरान का, जैसे मुझे खुद इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे आपने यूएस और कनाडा की मिसाल दी, इस तरीके से अगर हमारे यहाँ अगर इस पे रिसर्च होती है और कल को कोई हमें लगता है कोई ऐसी स्पीशी है जो कि यहाँ पे भी नहीं है, तो हम तो ईरान के साथ भी इस पर कोलैबोरेट करते हैं। हम उनको कैसे उनके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ, उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम जो है इनकी कंजर्वेशन पे काम करते हैं, बल्कि उनसे सीख भी सकते हैं इस हवाले से। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, बिल्कुल इस पे काम किया जा सकता है। देखिए जी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, अकेले एक डिपार्टमेंट का काम है नहीं। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जब होगी, टूरिज्म भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बलूचिस्तान में, और अगर किसी और गवर्नमेंट के साथ कोई प्रोजेक्ट लाया जाए स्पीशीज री इंट्रोडक्शन का, तो बिल्कुल इस पे बहुत जबरदस्त काम किया जा सकता है। नीड ऑफ द आवर इज प्रोटेक्टेड एरियाज,
3 टाइप के होते हैं, एक है नेशनल पार्क, दूसरा है गेम रिजर्व एंड थर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसके फिर अपने वो रूल्स हैं। और एक आता है कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि कुछ जगहों में जो स्पीशीज बच गई हैं वहां पे उसको डिक्लेयर किया जाए कि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पे उन स्पीशीज की कंजर्वेशन की जाए और दैट्स इट। अच्छा, तो अभी ये इसी पे मैं नेशनल पार्क्स पे आना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले आप पे दोबारा आ जाते हैं। एक तो बलूचिस्तान में कहाँ से आपका ताल्लुक है, और उसके बाद जो वहाँ से शुरू करते हुए फिर शुरू आपने कहाँ से किया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, वहाँ पे क्या हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता करते हैं अभी मतलब K2 बेस कैंप तक तो आप गए हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे तो काफ़ी टूरिज्म होती है यहाँ पे बलूचिस्तान के ऊपर। फिर अगर वहाँ से हम शुरू करें कि आपका ताल्लुक कहाँ से, और फिर यहाँ पे उसके बाद कौन कौन से इलाके जहाँ पे आपने अपनी जो फोटोग्राफी भी की हुई एक्सप्लोर किया है उनको, और फिर बाद में उसके हम देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं, आपसे पहले। जी जी। मैं खुद बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला से, और ये आइश मेरी क्वेटा में है। और ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्या था आपका क्वेश्चन? जो कोयटा के इर्द गिर्द और आपका मेन आपने शुरू कहाँ से किया हो? जी, जिस तरह मैं बताया कि कंसर्न तो बचपन से ही था, शौक था नेचर की तरफ जाने का। क्वेटा के आसपास जो पहाड़ है यहीं से शौक शुरू हुआ मेरा। और फिर जब मैंने देखा कि कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस बलूचिस्तान में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का ट्रेंड बहुत कम था, कंजर्वेशन का ट्रेंड बहुत कम था, तो फिर मैंने ये फोकस किया कि आई विल फोकस आवर ओन प्रोविंस फर्स्ट, कि अपने सूबे में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे फोकस किया जाए। बिकॉज यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की फील्ड बहुत कम है, कंजर्वेशन एक्टिविटीज मतलब कम है, तो इसीलिए आई फोकस्ड ऑन बलूचिस्तान में मेनली। और मैंने यहाँ मुख्तलिफ रूरल एरियाज विजिट किए हैं, मतलब ज़ियारत के फ्रॉम द कोल्ड माउंटेन्स ऑफ ज़ियारत फिर कोस्टल एरियाज तक कुछ स्पीशीज जो मैंने कवर की है, फोटोग्राफी उसकी की है, उसके ऊपर मुख्तलिफ फोरम्स पे हाईलाइट किया है, कुछ कैलेंडर्स पब्लिश किए जब मैं स्टूडेंट था। मुख्तलिफ एजुकेशन बीटम्स यूनिवर्सिटी ने वो बनाया था, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में वो भेजा गया, जो कि बलूचिस्तान का वाइल्ड लाइफ कैलेंडर था। और एक छोटी सी मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बलूचिस्तान की वाइल्ड लाइफ पे, जो कि UNDP का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन था 2020 में ऑन इंटरनेशनल माउंटेन डे। ये होता है 11 दिसंबर को। अच्छा। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें मेरी जो वीडियो है वो फर्स्ट आई थी। उसकी वजह ये थी उनका जो थीम था वो था माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो वो जो मेरी वीडियो थी उसमें बलूचिस्तान की, मतलब उसमें क्रोकोडाइल भी था। अच्छा। बलूचिस्तान में क्रोकोडाइल भी है, क्रोकोडाइल, मारखोर, आइबेक्स, तो वो उसमें आई। तो आई फोकस्ड ऑन बलूचिस्तान। एक तो क्योंकि ये एक बलूचिस्तान वैसी एक वो जब आप बाकी मुल्क में जाएं तो उनको वैसी बलूचिस्तान का अंदाज़ा नहीं होता कि उसमें एक तो एरिया इतना है कि आप जब कभी कभी तो मैं जब सिंध के रास्ते यहाँ पे आ रहा होता हूँ तो वो शुरू में वो सीनरी आपको अच्छी लग रही होती है और आप कहते हो क्या, और लेकिन वो 1 घंटे वही सीनरी चल रही होती है, फिर 2 घंटा भी वही। तो यहाँ पे तो ये है कि वो एक ही लैंडस्केप जो है और वो काफ़ी डाइवर्स लैंडस्केप है, तो इसलिए उन ऑडियंस के लिए जिनको इन चीज़ों का उस तरह से अंदाज़ा नहीं है, तो यहाँ से जब हम आते हैं ईस्ट से तो बिल्कुल बोलान की तरफ एक अलग टोपोग्राफी अलग है, उधर की ज्योग्राफी अलग है, लैंडस्केप अलग है, तो उधर फिर ऑब्वियसली गेम भी और वाइल्ड लाइफ भी अलग होगी। उसके बाद कोयटा एक सेंटर पॉइंट बन जाता है जिससे जो है हम वेस्ट की तरफ जाएं टुवर्ड्स अफगानिस्तान भी, और टुवर्ड्स नॉर्थ जो है हमारा जो ऊपर के इलाके आते हैं जिसमें किला सैफुल्लाह जो वगैरह है, उनमें फिर टोपोग्राफी बिल्कुल अलग हो जाती है, तो उनके वाइल्ड लाइफ भी अलग होंगी। साउथ में फिर हमारे पास कोस्टल एरियाज की तरफ वो वहाँ पे मेरे ख्याल में आपको फिर जो एलिगेटर्स हो गए और क्रोकोडाइल्स हो गए वो वहाँ पे होंगे। तो इस हवाले से जो है आप या अब जो कोयटा के इर्द गिर्द है, हम यहीं से अगर शुरू कर लेते हैं। हमारे इस तरफ चिल्तन है साउथ की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ, हाँ, तो और ईस्ट की तरफ हमारे जो है वो जरगून माउंटेन रेंजेस हैं। तो यहीं से अगर आप शुरू कर लें एक एक करके आप वो करेंगे यहाँ पे कौन से जानवर हैं, और इनमें से हाईएस्ट पीक भी जो है वो यहीं से नज़दीक है। तो अगर हम वेस्ट से शुरू करते हैं तो चिल्तन की, जिस तरह पहले आपने बात की बलूचिस्तान की ना, इट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे आपको -15-20 भी मिलेगा, और हाईएस्ट टेम्परेचर 50 है या कितना है ये सीवी साइड पे, वो भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बर्फ भी मिलेगी, आपको कोस्टल एरियाज गर्म वो भी मिलेंगे, तो काफी डाइवर्सिटी तो है बलूचिस्तान में, नो डाउट अबाउट दैट। और अगर हम पहले माउंटेन्स की बात करें, सुलेमान माउंटेन रेंज टच हो रहा है यूरोप से लेके यहाँ तक ये आता है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो जरगोन माउंटेन है, जो कि नॉर्थ की साइड पे आता है, क्वेटा और अरनाई के बीच में। यहाँ से शुरू होता है सुलेमान माउंटेन रेंज बलूचिस्तान से अगर देखा जाए। ये जो मैंने पढ़ा है हिंदुकुश माउंटेन रेंज जो है, ये उसी का सिलसिला है।
उसकी ब्रांच वहां से जोब से लेके वहां से शुरू होके जो कोसलमान माउंटेन है वहां से लेके चिल्तन तक गालिबन यहाँ तक ये है। और हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस हमारी अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक जा रही है। बिल्कुल। तो उसका सदर्न जो है पार्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ज़रगुन माउंटेन रेंज जो हाईएस्ट माउंटेन है बलूचिस्तान का, और इसके अलावा क्वेटा के आसपास जो अपने पहाड़ों की बात की, चिल्तन माउंटेन है। चिल्तन मारखोर जो है जी, चिल्तन मारखोर वो ऐसा है जो बुक्स में लिखा गया है, उसका नाम बुक में दिया गया है चिल्तन वाइल्ड गोट। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मारखोर और आइबेक्स का क्रॉस ब्रीड है। अच्छा। ये कभी खुद कुदरत में ये जो है ना ये लोग ये दो स्पीशीज है, ये क्रॉस होके ये स्पीशी बनी है। इसकी वो यूनिक बात ये है कि ये किसी और पहाड़ में पाया नहीं जाता। अच्छा। जो चिल्तन वाइट सिर्फ यहाँ पे हमारे चिल्तन माउंटेन में है और कहीं भी ये स्पीशी नहीं है। एक बुक है टॉम रॉबर्ट्स मैमल्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें फिर काफी डिटेल गिवन है इसके हवाले से। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इट्स अ क्रॉस ब्रीड ऑफ मारखोर एंड आइबेक्स, और ये दिखने में ना ही आइबेक्स की तरह दिखता है ना ही मारखोर की तरह दिखता है, लेकिन इसके जो बॉडी है वो थोड़ी बहुत आइबेक्स से थोड़ी बहुत ज्यादा मिलती है, और इसके जो हॉर्न के शेप से वो भी थोड़े से डिफरेंट है। तो इसकी ये यूनिक चीज है, इसीलिए ये नेशनल पार्क बनाया गया चिल्तन। तो काफी खूबसूरत पहाड़ है। चिल्तन की बात हो गई। चिल्तन नेशनल पार्क जो है वो हजारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क, हजारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क, और ये पूरा जो है वो चिल्तन पहाड़ के इर्द गिर्द का एरिया जो इसमें शामिल हो जाता है। तो इसमें हमारे पास जो है वो चिल्तन मारखोर हो गया और चिल्तन वाइट गोट। चिल्तन वाइट टेक्निकली अभी तक ये मारखोर डिक्लेयर नहीं किया गया है। जो लोग उसको कहते हैं, कुछ लोग उसको मारखोर पुकारते हैं। तो जो टॉम रॉबर्ट्स की बुक है मैमल्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो लिखा हुआ है चिल्तन वाइल्ड गोट, बिकॉज इस ये क्रॉस ब्रीड है। तो चिल्तन के अलावा चारशाख माउंटेन है, ये हमारे काफी बर्फबारी भी हुई रिसेंटली इस पे। चारशाख माउंटेन में भी पहले मारखोर था, लेकिन वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंजर्वेशन वो यहाँ से खत्म हो गया। और अभी आते हैं तकतू माउंटेन पे। तकतू में भी सुलेमान मारखोर पाया जाता है, जो कि बहुत ही आइकॉनिक स्पीशी है। और वहाँ पे सुलेमान मारखोर है तकतू उसमें, और इसमें जो फर्क है उर्दू, ये वो प्योर मारखोर है, वो मारखोर है। ये जो है ना मारखोर और आइबेक्स का क्रॉस, ये फर्क है इसका। तो चिल्तन की यूनिक चीज है कि जस्ट चिल्तन में पाया जाता है, और तकतू में प्योर मारखोर है, मतलब वो सिर्फ मारखोर। और चारशाख में आपके चारशाख में मारखोर था पहले, अभी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। तो तकतू में सुलेमान मारखोर पाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत आइकॉनिक, आपने देखे होंगे पिक्चर्स वगैरह, बिल्कुल मेरी वीडियोस अभी और भी है, चलो अपलोड करेंगे फिर आप देखेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत स्पीशी है, वो यहाँ पे पाई जाती है। और तकतू थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है बलूचिस्तान में। वहाँ पे कम्युनिटी प्रोटेक्शन दे रही है। वहाँ पे जो जबरकार एरिया है, दैट इज गेम रिजर्व, वो डिक्लेयर हुआ था 1961, 62 या 63 में। तो दैट्स दैट। इसके अलावा उड़ियाल एक स्पीशी है जो कि वाइल्ड माउंटेन शीप है। वो पहले तकतू में भी थी, चिल्तन में भी थी, चारशाख में भी थी, अभी वो यहाँ पे नहीं पाई जाती। वो तो माइग्रेट करती है, नंबर 1। माइग्रेशन के अलावा उसकी हंटिंग बहुत ज्यादा हुई है, ये बात हो गई। व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? इन्हीं माउंटेन रेंजेस के हवाले से ही था। तो एक तो मारखोर के हवाले से, मारखोर के नाम के हवाले से आपने अच्छा सवाल। वो तो आजकल हर एक गाड़ी के पीछे भी होता है, वो सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो एक गोट क्यों जो है वो सांप का है। बिल्कुल, इसलिए मैंने एक फिर वीडियो बनाई है, मैं फिर अपलोड करूंगा उसे। तो टेक्निकली ये टर्म सही है नहीं, बिकॉज ये सांप खाता नहीं है। इसके जो हॉर्न्स है वो सांप की तरह है। इसमें मुख्तलिफ अभी डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं ये पश्तो के अलग अल्फाज है जो कि मिक्सअप हो गए, लेकिन उसका भी समरी ये है कि इसके जो शेप है वो सांप की तरह। तो एक हर्बीवोरस एनिमल सांप कैसे खाएगा? बिल्कुल। तो दैट्स इट। क्योंकि इसमें और ये भी काफी जैसे पश्तो के बारे में भी और आम जबानों की भी होता है कि वो हर एक मील बाद उसमें फर्क आता है। तो जैसे यहाँ पे जो है वो शिकार कहते हैं, तो वहाँ पे अख्तर कहते हैं। बिल्कुल, ये टॉम रॉबर्ट्स ने ही उस पे लिखा था। इस तरह और भी काफी चीजें हैं जिसका नाम जो है ना वक्त के साथ साथ वो बिगड़ता गया है। तो इवन लोगों ने स्टिकर्स भी बनाए हुए हैं कि उसमें सामने, लेकिन वो कोई साइंटिफिक चीज नहीं हो, ना ही उसका कोई फुटेज अवेलेबल है, ना ही कोई पिक्चर वगैरह अवेलेबल। और वो नेचुरली भी उसकी कोई तुक नहीं बनती। नहीं वाली सकती। हाँ, अगर वो उसको एग्रेशन दिखा सकता है अगर कभी उसको सामना हो, लेकिन इट डजंट ईट स्नेक्स। इसके अलावा एक तो ये कि बलूचिस्तान में जो है वो नेशनल पार्क्स, और आपने मेरे ख्याल सब कई एक्सप्लोर भी किया हुआ है आपने सबको। तो ये एक तो हजारगंजी नेशनल पार्क हो गया, फिर ज़ियारत का नेशनल पार्क अभी हालिया ही इतना अरसा नहीं हुआ उसको, तो एक वो हो गया। वहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं? बलूचिस्तान में 3 नेशनल पार्क्स हैं जो कि डिक्लेयर्ड हैं। एक हिंगोल है, हिंगोल नेशनल पार्क, जो कि डिस्ट्रिक्ट लसबेला वहाँ पे पाया जाता है। और वहाँ पे चिल्तन वाइल्ड गोट, वहाँ पे आइबेक्स है, उड़ियाल है और गजल है वहाँ पे, चिल्कार गजल। और वहाँ पे मगरमच्छ भी पाया जाता है। हिंगोल नेशनल पार्क वो काफी बड़ा नेशनल पार्क है और बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा फिर चिल्तन नेशनल पार्क है जिसपे मैंने आपको बताया, चिल्तन वाइल्ड गोट है। उसके बाद thirdly जो है ज़ियारत नेशनल पार्क है। एरिया वाइज मेरे ख्याल में हिंगोल सबसे बड़ा, हिंगोल पाकिस्तान में आई थिंक 3rd है।
अच्छा। दूसरा या थर्ड है मेरे ख्याल, एक टाइम पे पहला था, फिर अभी मेरे ख्याल थर्ड या सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। अच्छा, और चिल्तन का तो मेरे ख्याल इतना एरिया नहीं है। चिल्तन का एरिया कम है। अच्छा। एरिया कम है, और कंपैरेटिवली तकतू माउंटेन जो है वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया तो है, लेकिन कंजर्वेशन एक्टिविटीज इवन नेशनल पार्क्स में भी वायलेशन होती है, हंटिंग वगैरह वहां पे भी चल रही होती है। तो हम यही कहेंगे आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि हंटर से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप जो है ना, यू मस्ट कंट्रोल द ट्रिगर ऑफ योर राइफल, बिकॉज अगर आपको कोई रोकने वाला नहीं है फिर आपको खुद एहसास करना चाहिए अगर आप हंटर हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपने कम्युनिटी की बात की कि तकतुम जो है वहाँ पे कम्युनिटी खुद जो है वो ये इनिशिएटिव्स ले रही है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, कोई एनजीओज उसमें शामिल हुई थी, या फिर वो खुद लोगों में, और फिर अवेयरनेस कैसे दी जाए, क्योंकि ये आम जो अगर गांव देहात के लोग हैं इनका तो शहर की तरह इनकी उसमें वो लालच तो नहीं है उस तरह से, तो लेकिन इनको पता भी नहीं कि किस तरह से जो है इन पे असर पड़ रहा है इन चीज़ों से, अगर ज़्यादा हंटिंग होती है या फिर उनको नुकसान पहुंचता है। तो इनको एक तो क्या क्या इनिशिएटिव्स आपने देखे जो बलुचिस्तान में हो रहे हैं, और उसके अलावा और किस तरह से इसको जो है बेहतर किया जाए? पहले तकतू में इनका अपना एक है ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन, तकतू रूरल गरबी तंजीम इसका नाम है। तो वहाँ पे कम्युनिटी वाले काफी टाइम से काम कर रहे हैं। बाकी इश्यूज तो हैं वहाँ पे भी, कंजर्वेशन इश्यूज काफी हैं, तो कम्युनिटी खुद वहाँ पे लगी हुई है। मतलब लेकिन कंजर्वेशन एक्टिविटीज को वहाँ पे स्ट्रेंथन करना चाहिए, बहुत ज्यादा उसकी नीड है। इसके अलावा कंपैरेटिवली क्लासेफला में एक और जगह है तुरगर, आपका नाम सुना होगा, वहाँ पे उनका अपना एनजीओ है स्टेप के नाम से, सोसाइटी फॉर तुरगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो वहाँ पे सुलेमान लोकल इनिशिएटिव है, लोग वहीं के लोगों ने किया है। बिल्कुल, वो उन्होंने कोई कंजर्वेशन अवार्ड भी खास जीता है। तो वहाँ पे जो है ना ट्रॉफी हंटिंग कराई जाती है लीगल, और वहाँ पे मारखोर भी है और उड़ियाल भी है। उड़ियाल जो वाइल्ड शीप है। उसके अलावा क्लासिफला में एक और जगह है नसीर बरगई के नाम से। अच्छा। उन्होंने भी अभी अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, शायद आपने देखा होगा रिसेंटली वीओए पे उसका एक रिपोर्ट भी आया था। अच्छा। मेरी भी उसमें इंटरव्यू थी रिगार्डिंग उड़ियाल, वहाँ पे उड़ियाल पाया जाता है। तो वो एक बंदे की प्राइवेट एरिया है, उसके अपने माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उड़ियाल की कंजर्वेशन की है। कंपेरेटिवली फिर दुरेजी में एक जगह, दुरेजी की जगह है लसबेला में, वहाँ पे भी एक कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एरिया है, और वहाँ पे भी उड़ियाल पाया जाता है, आइबेक्स पाया जाता है, और इवन वहाँ पे क्रोकोडाइल भी है। अच्छा जी। हालांकि वो इतना कोई गर्म इलाका दुरेजी लसबेला में आता है। अच्छा। हब से जो है ना वो 120 किलोमीटर दूर है। अच्छा। दुरेजी को हेवन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं। अच्छा। तो मैं कुछ साल पहले गया था, वो बहुत खूबसूरत एरिया है। तो इन लोगों के पास मोटिवेशन क्या थी, ये जो ये अपने मतलब गांव के या इनके इलाकों के अपने लोग थे, इनको किसी ने बताया कि आपको करना चाहिए, इनके अपने खुद एक जो है वो कि इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे बारे में? नहीं, किसी ने बताया, कोई इनिशिएटिव हर जगह पे कोई ना कोई बनता होता है। इस तरह क्लासेफला में है तो अगर वहाँ पे भी एक बंदे ने इनिशिएटिव लिया था, वहाँ पे भी तो एक दो बंदों में जो अवेयरनेस आ जाती है, फिर वो बाकी को बताता है कि ये इसके तो फायदे हैं। पहले तो हंटिंग करके क्वेटा में बाकायदा मैंने जो सुना है कि लेपर्ड के जो स्किन आते थे और बाकायदा उनको इनाम मिलता था, खरीद फरोख्त उसकी होती थी। बाद में जो है ना ट्रेंड चेंज हो गया। पहले तो हंटिंग बहुत ज्यादा होती थी, जो ब्रिटिश एरा में वो खुद करते थे। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो लेट आया है। बल्कि जो मुझे याद है आखिरी तस्मानियन टाइगर जो था वो भी एक कॉलोनियलिज्म के दौर में जो है उसको मार दिया गया था। तो वो तो उनसे एक तो हमारे अपने उसमें भी थी, लेकिन मेरे ख्याल में उसको ज्यादा जो है वो फिर ब्रिटिश एरा में उसको बढ़ा दी गई। उन्होंने खुद बहुत ज्यादा हंटिंग किया है। ये हंटिंग का ट्रेंड ही वहां से बंगाल टाइगर की हंटिंग होती थी बहुत ज्यादा। आप कभी उसको सर्च करें तो हंटिंग का तो इंडिया में बहुत हंटिंग होती थी उसमें, लेकिन करंटली कंजर्वेशन में दे हैव डन वे बेटर देन अस। और इसमें एक तो ये भी चीज़ है, जैसे हम काफ़ी जानवर देखते हैं जो कि हमारे जूज में होते हैं, लाहौर जू में हो गया, और हम देख रहे हैं बहुत बुरी हालत में। जैसे हाथी जो है वो यहाँ का नेटिव है, लेकिन हमने देखा वो उसमें मरगजार जू में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, इन सब इलाकों में। तो ये आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ पे वो हो रहा है कि वही एक तो हमने जू बना दिया, लेकिन शहरों से हमें या तो जानवर से बिल्कुल एक वो हो गई है, डर हो गए प्रेडेटर्स के वजह से कि यहाँ पे भी हमें पता ही नहीं चलता हमारे इर्द गिर्द जानवर कौन से। जैकल जो हो गया, ये चगाल जिसको कहते हैं यहाँ पे, वो पहले हमें नजर आते थे बहुत यहाँ पे हन्ना के एरिया में, और वो सब अब वो भी नहीं नजर आ रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी हो रहे हैं और हम भी उनसे ज्यादा डर गए हैं। क्या आपको क्या लगता है इसमें? जब से मैंने ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू किया ना, तो जब
लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं अच्छा आपने कौन सी स्पीशीज पाली है, आपने क्या क्या रखा हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मतलब ये है कि आपने जंगल में जाना है, माउंटेन में जाना है, वहाँ पे वाइल्ड स्पीशी ढूंढ के उसकी पिक्चर्स देनी है। और अभी लोगों का मतलब अक्सर लोगों का माइंड सेट ये है कि अच्छा वो कहते हैं इसको वाइल्ड लाइफ का शौक है, उनका ये ख्याल होता है बस इन्होंने जो है ना चकोर रखे हुए वो। मुझे तो खुद कैप्टिव एनिमल अभी पसंद ही नहीं आते। अब चकोर का आपने वो देखा है ना, उसका जो केज होता है वो इतना होता है, लिटरली इतना होता है, उसमें वो गोल गोल घूम रहा होता है। आप कभी चकोर को पहाड़ में देखे, उसका इतना बड़ा इलाका होता है, सारा उसका होता है ना, तो उसके बाद आप कभी नहीं चाहोगे आप चकोर को केज के अंदर देखो। तो मुझे खुद कैप्टिव एनिमल्स तो बिल्कुल पसंद नहीं आते, स्पेशली जब उनका ख्याल नहीं रखा जाता। आप तो लाहौर वगैरह को अपनी जगह, क्वेटा में एक जू है मियागोंडी के पास, आप कहीं यहाँ पे चक्कर, कभी आप यहाँ पे भी किसी दिन पॉडकास्ट बनाए, चक्कर लगाएं, आप फिर वहाँ के उसकी हालत आप देखें। एरिया बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा पार्क है, जू है बेसिकली, लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत खराब है। और कैप्टिव एनिमल को रखने के लिए उसके तो अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने वो है, तो these things are being violated here। हम एक दफ़ा हमारी बात हो रही तो आपने मम का कहा था, अब वो और इस पे बलूचिस्तान की जो है वो जो फोकलोर जो है उसके ऊपर एक और भी है पेशावर से, वो उन्होंने भी काफ़ी इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो मम हम बचपन से हम सुनते आते थे, और हमें और उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो यही कि वो मर्दों को जो है उसके पीछे आती है, और वो अगर उसको आप जो आपने जो स्टोरी बताई उसके मुताबिक वो सेंस बनती भी है, क्योंकि ज़्यादातर मर्द ही जो है वो इन इलाकों में जाते थे। तो इस हवाले से एक तो ऐसी कौन सी स्टोरीज हैं जो कि हमारे फोकलोर से या उससे रिलेटेड कुछ हो, और फिर मम के ऊपर, क्योंकि जो भी मेरी जनरेशन से उन्होंने ये लफ्ज़ सुना हुआ है, और वो वली तंगी के बारे में भी हमने सुना था कि वहाँ भी मम पाया जाता है, और हमने तो ये सुना था कि कोई चुड़ैल टाइप है, लेकिन वो आपने बताया कि कुछ और है। ये वाइल्ड लाइफ के हवाले से फराज भाई काफी मिथ्स बने हैं, मिथ्स है और कुछ लेजेंडरी स्टोरीज हैं, और हैरानी की बात ये है कि लोग उस पे जो है ना बिलीव करते हैं। हम जब जाते हैं माउंटेन्स में, लोग पूछते हैं अच्छा कि जैकल आपको नहीं खाता, फलानी स्पीशी आपको नहीं खाती, तो मैं उनसे कहता हूँ जो सबसे डेंजरस स्पीशी है दैट इज एन इग्नोरेंट ह्यूमन। बिल्कुल, एनिमल्स का इतना वो मसला नहीं है। तो मम की स्टोरी ऐसी है, मम जो बलूची लैंग्वेज में बरोई में बेयर को कहते हैं, ब्लैक बेयर को। तो बचपन में हम मम की स्टोरी सुनते थे कि मम आएगा पकाएगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा मम बेसिकली बेयर को कहते हैं बलूची में। बलूचिस्तान में ब्लैक बेयर रिपोर्टेड है, करंटली उसकी स्टेटस अननोन है, खुजदार वजारत में ये रिपोर्टेड है। और मुझे किसी ने बताया, हमारे एक उस्ताद थे जमाल नासिर साहब, अभी भी हैं, तो ये WWF का जो ऑफिस है क्वेटा में, वहाँ पे एक उसका स्टफ्ड सर पड़ा था। तो आपने तस्वीर भी जी, वो एक सर्वे में इनको मिला था 97 में कभी था। तो वो जब मुझे पता चला, मैं वहाँ पे पहुंचा, मैं उसकी पिक्चर लेना चाह रहा था, बिकॉज वो रेयर है काफी। मैंने अभी तक उसकी जिंदा हालत में कोई पिक्चर नहीं देखी बलूचिस्तान ब्लैक बेयर की। ईरान में भी वही पाया जाता है, अच्छा, जो कि ब्लैक बेयर की एक सब स्पीशी है। वहाँ पे तस्वीरें हैं उसकी, वहाँ की हैं, ईरान की हैं जी, वो भी बहुत कम है। तो ब्लैक है, लेकिन इसका जो नक है यहाँ पे एक वाइट सा एक लाइन है उस पे, तो उसकी मैंने पिक्चर ली, वो उसके साथ लिखा हुआ था कि लोकल नेम मम। अच्छा जी, तो मम शायद हमारी इन पहाड़ों में भी पहले शायद हुआ होगा। इसके अलावा और भी मिथ्स है वाइल्ड लाइफ के हवाले से, क्योंकि ये मिथ्स जो हैं ये आमतौर पे मतलब वही सदियों से चली आती हैं, हजारों साल से। जैसे येटी का जो होता है वो नॉर्थ में, बिल्कुल, अब वो और हिमालयाज पूरे जो रेंजेस है वहाँ पे उसकी वो मिथ्स है। बिगफुट जी, और अब उसके पीछे शायद कुछ हो भी, शायद वो एक आम भालू ही हो या कुछ और ही हो, लेकिन वो तो ये मिथ्स मेरे ख्याल में कम्युनिटी को जो है वो उन जानवरों से एक तो नज़दीक भी लाती है, लेकिन वो वही बात है कि फिर वो डर भी बन जाता है मेरे ख्याल में। वो उन जानवरों से डरना शुरू हो जाते हैं, फिर वो उसकी हंटिंग हो जाती है।